जब मैं 24 साल की थी मुझे पता चला कि ये मेरे एक्सट्रीम मूड स्विंग्स हो रहे हैं। पहली चीज़ लोगों के दिमाग में आती, अरे ये तो पागल है, इसका मानसिक संतुलन ही खराब है। पागलपन, मेंटल, इनसेन, गॉन केस, शायद वो सब शब्द मुझे हम लोग एक दूसरे को कहते हैं, पर लोगों ने मेरे बारे में भी कहा और शायद वो सच भी होगा। मैं ऐसे डिनाई नहीं करती हूँ, मैं उसको पूरा एक्सेप्ट करती हूँ। और जो बाइपोलर डिसऑर्डर है वो एक सिचुएशन है, मेडिकल सिचुएशन। डरो मत और उम्मीद रखो, हौसला मत हारो, क्योंकि ऐसा खुद का सामना करो। जो खुद की सच्चाई है उसका सामना करो, उसका स्वीकार करो और आगे बढ़ो। नमस्कार, पत्रिका डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ना सिर्फ एक मशहूर लेखिका है, कॉलमिस्ट है, बल्कि मेंटल हेल्थ एडवोकेट भी है। भारत में मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा सहयोग है। साथ ही मेंटल हेल्थ से जुड़े स्टिग्मा, बायोपोलर डिसऑर्डर से जुड़े स्टिग्मा को भी कम करने में इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। हम स्वागत करते हैं आज की हमारी अतिथि का, जिनका नाम है अपर्णा पिरामल राजे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। जी मैम, जैसा आपने जो अपनी किताब लिखी है केमिकल खिचड़ी, हाउ आई हैक्ड माई मेंटल हेल्थ, इस किताब के नाम में ही आ रहा है हाउ आई हैक्ड माई मेंटल हेल्थ। तो मैम, आप दर्शकों को बताना चाहेंगी कि अपनी मेंटल हेल्थ को हैक करना आपके लिए कैसा रहा और इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, जब आपके मन में आया कि मैं ये किताब लिखती हूँ? ये 20 और 25 साल की यात्रा है। जब मैं 24 साल की थी मुझे पता चला कि ये मेरे एक्सट्रीम मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। और फिर हमें परिवार हमें पता चला कि इसको कैसे ट्रीट करते हैं, इसको कैसे मैनेज करते हैं। पर ये जानकारी एक दिन में नहीं हुई, कई साल लगे, कई महीने लगे और अप्स एंड डाउन्स बहुत होते रहे। और फिर अभी ऐसी स्थिति है कि मैं काफ़ी स्टेबल हूँ, पीसफुल हूँ, हैप्पी हूँ। और मैंने सोचा कि जब मैं अभी एक अच्छी हालत में हूँ, मैं रिकवर हो गई हूँ, तो मैं ये कहानियाँ लिखना चाहती हूँ ताकि इसके बारे में और जानकारी फैल जाए और लोगों को उम्मीद मिले। जी मैम, जैसा आपने बताया बायोपोलर डिसऑर्डर को पहचानने में आपको कई साल लगे, 20 साल तक आपने इस चीज़ के साथ डील भी करा है। तो वो 20 साल आपकी ज़िंदगी के कैसे रहे और उस टाइम सबसे ज़्यादा आपका सपोर्ट सिस्टम कौन बना? सबसे ज़्यादा तो मेरा सपोर्ट सिस्टम है मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, मेरी बहन, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे भी, जो मुझे अभी अच्छी तरह जानते हैं। जब जानते हैं कि मैं कभी ट्रिगर होती हूँ या ऊपर जा रही हूँ, मेरी नींद कम हो रही है, अगर मेरा मूड ख़राब है, मैं क्वाइट हूँ, मैं परेशान हूँ, तो वो अपनी अच्छी तरह से जानते हैं। पर उन्हें और मुझे स्वीकार करते हैं। वो जानते हैं कि ये मेडिकल कंडीशन है, ये बीमारी है और ये मेरा पर्सनालिटी नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से पहचाना भी है और स्वीकार भी किया है। जी मैम, हमारे देश में बायोपोलर डिसऑर्डर को लेके आज भी एक टैबू है। मतलब कई लोग तो जानते भी नहीं होंगे बायोपोलर डिसऑर्डर होता क्या है। कुछ भी मानसिक बीमारी सुनते ही पहली चीज़ लोगों के दिमाग में आती, अरे ये तो पागल है, इसका मानसिक संतुलन ही खराब है। तो हम समझना चाहेंगे बायोपोलर डिसऑर्डर आखिर क्या होता है, जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, जो हर चीज़ को एक पागलपन की श्रेणी में डाल देते हैं। ऐसे मैं एक बात बोलूँ तो आपको शैली, की पागलपन, मेंटल, इनसेन, गॉन केस, शायद वो सब शब्द मुझे हम लोग एक दूसरे को कहते हैं, पर लोगों ने मेरे बारे में भी कहा और शायद वो सच भी होगा। मैं ऐसे डिनाई नहीं करती हूँ, मैं उसको पूरा एक्सेप्ट करती हूँ। पर मैं कहना चाहती हूँ कि वो पागलपन जो है और जो इंसैनिटी है, जो मेंटल केस है, शायद गॉन केस नहीं है, वो ज़्यादा ही है। पर अगर ये जो भी चीज़ें हैं वो एक मेडिकल कंडीशन थे और उसको ट्रीट कर सकते हैं। उसको ऐसा नहीं है कि वो उसको ट्रीट नहीं कर सकते। और जो बाइपोलर डिसऑर्डर है वो एक सिचुएशन है, मेडिकल सिचुएशन, की जब ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो या साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स ज़्यादा हो तो केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, नींद बहुत ही ख़राब हो जाती है। और अब मैं अपने आप और मेरे इमोशंस और थॉट्स को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, वो संतुलन नहीं है। जो थॉट्स और कंट्रोल हम लोग आमतौर से अगर हम गुस्सा हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत कर पाते हैं, पर ये बहुत ही एक्सट्रीम्स हैं जो शायद मेरे सर में किसी और की आवाज़ें सुनना होती है, शायद मैं जीना नहीं चाहती हूँ, जैसे अलग अलग चीज़ें होती हैं।
पर ये थॉट्स और इमोशंस मेरे काबू में नहीं हैं, और वो सबको पता हो जाता है जो मेरे आमने सामने में है। जी, तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि केमिकल इम्बैलेंस है जो हमारे शरीर में हो जाता है, और उस कारण से हमारी नींद इफेक्ट होती है, एनर्जी के लेवल्स इफेक्ट होते हैं। मैम, इस किताब में आपने 7 तरीके की थेरेपीज़ की बात करी है, जो काफ़ी खूबसूरत थेरेपीज़ है, वो इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। उस थेरेपी के बारे में आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उनमें से कौन सी थेरेपीज़ आपके लिए कारगर साबित हुई है आपको इस समस्या से निकलने में? मेरे लिए तो 7 में से 7 बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने लिखा था, पर संक्षेप में अगर मुझे बताना है तो मेडिकल थेरेपी शुरुआत है। मेडिकल थेरेपी से अपनी रिकवरी शुरू हो जाती है, और मेडिकल का क्या मतलब है, साइकाइट्रिस्ट में अगर जाना है तो जाना ही चाहिए, और उन्होंने अगर दवाई प्रिस्क्राइब की है तो दवाई वो लेना चाहिए। और फिर थेरेपी है जिसे टॉक थेरेपी, जो काउंसलर कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, जो थेरेपिस्ट कहते हैं, जिसके पास हम लोग जा सकते हैं, और जो ऐसी कोई सेफ स्पेस बना देते हैं ताकि हम उनसे प्राइवेट में बात कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें बात कर सकते हैं जो शायद हमें फ्रेंड्स, फैमिली और औरों से वो इतना एम्पैथी नहीं मिलता है, और शायद मिलेगा, पर भी ये बहुत ही सेफ स्पेस बन जाता है जो ये समस्या का रूट कॉज पता हो जाता है। जी मैम, भारत में अभी भी जैसा मैंने बताया कि इस चीज़ को लेकर कई स्टिग्मा है। आप भी कई संगठनों से जुड़ी है, आप इस पर काम कर रही है कि लोगों के मन में मानसिक इसको लेकर एक जागरूकता हो। तो मैम, हम जानना चाहेंगे कि आप जिन संगठनों के साथ जुड़ी है, आपका क्या कार्य रहता है और आप कैसे इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है? मैं 2 तरह से कोशिश करती हूँ। एक तो टॉक्स करना या मीडिया से बातें करना, इंटरव्यूज करना, थोड़ा प्रचार करना, ताकि लोग ये प्रॉब्लम्स समझ पाए और खुद के जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझसे पूछे। तो वो एक तरह का प्रचार है। और दूसरा है कि जो NGOs हैं जो शामिल हैं, जो इस काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना। खासकर एक NGO है टॉक टू मी, जो माहिम में है, मुंबई में है, और वो अपने जो मेंटल हेल्थ को बहुत लो प्राइस में या फ्री में वो सलाह देते हैं, थेरेपी देते हैं, जो लोग शायद अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उनको पॉपुलर करना, उनको सहारा देना, वो भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। यानी जितना आप लोगों से बात करेंगे, खुलकर अपनी तकलीफों को रखेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती जाएगी। जी मैम, इस किताब में आपने जिक्र किया कि 10 साल तक आपने मेडिसिन से बहुत दूरी बनाकर रखी, उसके बाद आपने मेडिसिन लेना शुरू करा। तो हम जानना चाहेंगे उस 10 साल तक क्या ऐसा हो रहा था कि आप मेडिसिन से बिल्कुल दूर भाग रही थी? क्योंकि उस वक्त डॉक्टर्स मुझे कह रहे थे कि देखो, इसके बच्चे कभी भी नहीं हो सकते हैं, वो शादी शायद करेगी या नहीं करेगी, वो काम कर पाएगी या नहीं करेगी। इतना डर हमारे मन में फैल रहा था कि तो हम इसको बिल्कुल कंडीशन को स्वीकार नहीं करने के लिए तैयार थे। वो हम लोगों ने सोचा कि उस वक्त कि हम लोग सिर्फ थेरेपी से, मतलब काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट से, उनसे बात कर ये प्रॉब्लम को हल सॉल्व कर लेंगे। पर फिर अब मेरी स्थिति ऐसे हो गई, मेरी मानसिक स्थिति ऐसी इतनी बुरी हो गई कि फिर दवाई लेना बहुत ही ज़रूरी हो गया, और फिर हमें साइकाइट्रिस्ट के पास जाना ही था। और हमारे जो एक फैमिली फ्रेंड थे, डॉक्टर देशपांडे, उन्होंने एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट को रेकमेंड कर दिया जो हमें मदद की। जी, यानी कहीं ना कहीं आपके उनमें इतना लोगों ने डर पैदा कर दिया था इस चीज़ को लेकर कि इसलिए आप दवाइयों से भी दूर भाग रही थी। लेकिन आज अब हमारे सामने उदाहरण है कि एक सही तरीके से अगर ट्रीटमेंट हो सके, खुद की विल पावर मजबूत रहे, तो इंसान हर चीज़ से रिकवर कर जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आज आपने हमारे सबके सामने अपनी समस्या को रखा, आपने अपनी किताब लिखी, उसमें आपने कई चीज़ें बताई, खुलकर आपने बायोपोलर डिसऑर्डर पर बात करी। लेकिन आज का जो हमारा यूथ है, जिनको एंजाइटी हो जाती है, वर्क प्रेशर से डिप्रेशन आ जाता है, छोटी छोटी चीज़ों में एकदम इरिटेट हो जाते हैं, या फिर जिनको अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर से, वो इस समस्या से भागने के लिए कई दूसरे रास्ते अपना रहे हैं, जो उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को और ख़राब करता जा रहा है। तो ऐसे युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आजकल बहुत इस तरह की बहुत समस्याएं हैं, और मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि डरो मत, और उम्मीद रखो, हौसला मत हारो, क्योंकि ऐसा खुद का सामना करो। जी, जो खुद की सच्चाई है उसका सामना करो, उसका स्वीकार करो और आगे बढ़ो। क्योंकि बिल्कुल मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी समस्या है, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, ईटिंग डिसऑर्डर हो, कुछ भी है, हम लोग सब अभी एग्जाम्स का बहुत प्रेशर रहता है, रिलेशनशिप्स का बहुत प्रेशर है, शादी का बहुत प्रेशर है, फाइनेंसेस का प्रेशर है, ज़िंदगी में प्रेशर ही प्रेशर रहेंगे। पर इनका सामना करो, अच्छी तरह से सोचो, अगर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, मैं अपने साथ क्या कर सकता हूँ, और आगे बढ़ो।
वही तो मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी आपकी ज़िंदगी है आप जी सकते हैं। जी मैम, जैसा आपने बताया कि हर चीज़ का एक ब्रेव तरीके से आपको सामना करना चाहिए, तो मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जितने भी प्रेशर्स है, अगर हम इन्हें न्यू नॉर्मल बनाकर लाइफ में एक्सेप्ट करना शुरू कर दें तो शायद ये समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। धीरे धीरे हम इस चीज़ से उभर सकते हैं, या फिर जो लोग अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर्स का सामना कर रहे हैं वो भी इस चीज़ को एक नॉर्मल रूटीन समझ के धीरे धीरे करके इससे उभर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई टिप्स हमारे दर्शकों के लिए बेहद कारगर साबित होगी। थैंक यू। धन्यवाद।